गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप जानते ही हैं कि अपन थर्ड चैप्टर चल रहा है अपना। अपन लोग डेनियल सेल के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि एक विद्युत रासायनिक सेल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आप देख रहे हैं ये जो सेल है वो कौन सी सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। ओके, इसमें ये हम इसका नाम जिसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है डेनियल सेल। इसमें आप देख रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल एग्जैक्टली कहते किसे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इसमें विद्युत रासायनिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा, ये पात्र अलग है, ये पात्र अलग है, और इससे जो कनेक्ट किया गया है वो उसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ यहाँ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो, और वो स्थानांतरण होना चाहिए किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अलग अलग पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए किसका देख रहे हैं? डेनियल सेल। और डेनियल सेल में Zn-SO4 का जो विलयन होता है उसमें कौन सी छड़ डूबी हुई है? जिंक की छड़। CuSO4 के विलयन में कौन सी छड़ डूबी हुई है? Cu की। Cu मीन्स कॉपर, कॉपर होता है तांबा, और Zn मीन्स होता है जिंक, जिंक यानी जस्ता। ओके, तो जस्ते के पात्र में ये Zn-SO4 के पात्र में Zn की छड़ रखी गई है, और CuSO4 के पात्र में Cu की छड़ रखी गई है। ये एक तार है, तार के द्वारा हमने प्रतिरोध लगा दिया। मैं आपको पिछली क्लास में ये बता चुकी हूँ प्रतिरोध किसे कहते हैं। जो तेजी से जो धारा आती है उसकी गति को धीमा करने के लिए एक प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ये इस तरह का होता है, और इसमें हमने एक अमीटर जो कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको लगाते हैं। ओके, और इस इलेक्ट्रोड का संबंध इससे कर दिया जाता है। यहाँ पर Zn की जो छड़ होती है वो किसका कार्य करती है? एनोड का। एनोड, और एक चीज़ और, ये ऐसी अभिक्रिया है विद्युत रासायनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है, एक जगह होता है ऑक्सीकरण और दूसरी जगह होता है अपचयन। ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये सेल के बारे में समझना है तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये दो चीज़ें भी समझना जरूरी है। और मेनली इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रॉन जो दान देता है, इलेक्ट्रॉन जैसे जिंक की जो छड़ होती है वो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दान दिए जाते हैं वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो वहाँ जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। और जैसे ये Zn की छड़ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर Zn की जो छड़ होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए वो एनोड है। एनोड पर से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सा बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। और ये इस पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं आकर, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम देखें ऑक्सीकरण और अपचयन, ये आप समझ लिए हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। ओके, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो क्या कहलाता है? कैथोड। तो ये हो गया अपना। अब ये चीज़ आपको जानकारी मिल गई है कि किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलते हैं, और Zn की छड़ किसका कार्य कर रही है? एनोड का। Cu की छड़ किसका कार्य कर रही है? कैथोड का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए ऑक्सीकरण कहेंगे। Zn जो होता है इसमें क्या होता है, जब ये टूटेगा तो Zn डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। Zn इस तरह से टूटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये जो Zn डबल प्लस है वो कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन में, विलयन में। तो विलयन में Zn डबल प्लस मिल जाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से होते हुए यहाँ पर चले जाएंगे।
तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर हो रही है। और कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की। क्यों? क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो निकल रहे हैं। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कॉपर की छड़ है। कॉपर की जो छड़ होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और Cu का निर्माण होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन अगर साथ साथ होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपको ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से देखें। इस सेल में ये जो विद्युत रासायनिक सेल है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी ये पात्र अलग है और ये पात्र अलग है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब हम देखें, इसे और भी नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गैल्वेनिक सेल, वोल्टाई सेल, ठीक है, डेनियल सेल तो ये है ही। तो इन सभी नामों से भी इसको जाना जाता है। ओके, अब हम देखें, इस सेल में Zn धातु की छड़ इसमें डूबी हुई है, ZnSO4 के विलयन में। Cu धातु की छड़ इसमें डूबी हुई है, CuSO4 के विलयन में। यहाँ पर ये जो आपको यू आकार की नली दिख रही है वो एक लवण सेतु का कार्य करता है, जो जिसमें कि KNO3 का विलयन होता है। लवण सेतु यानी दोनों को जोड़ने वाली, यहाँ से तो जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आपस में एक प्रतिरोध और एक अमीटर के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब इसको इस तरह से रख दिया जाता है, Zn को ZnSO4 के विलयन में, Cu को CuSO4 के विलयन में, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है एनोड की छड़ पर, जहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पर से निकल जाते हैं, और जो Zn++ आयन है वो कहाँ पर आ जाता है, विलयन में आ जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, Cu की छड़ के पास। Cu की छड़ से वो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, कहाँ पर आए, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। और CuSO4 के जो विलयन में Cu++ है, Cu++, ठीक है, यहाँ पर Cu++ है। विद्युत अपघट्ट है, वो टूटेगा तो Cu++ और SO4- में टूटेगा। तो यहाँ पर जो Cu++ है वो इन 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर कहाँ पर जुड़ जाते हैं, इस छड़ में। ओके, तो यहाँ पर होती है कौन सी अभिक्रिया, अपचयन की, यानी वो इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, यहाँ पर विलयन में। और विलयन में जो Cu++ है उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन क्रिया करती है, विलयन का Cu++ है, उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन क्रिया करके फिर वो छड़ पर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से Zn से जो Zn++ है वो तो कहाँ पर मिल रहा है, विलयन में। तो ये छड़ तो पतली होती जाएगी, और ये Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन जुड़कर कहाँ पर जुड़ रहा है, कॉपर में। इस तरह से ये छड़ क्या होती जाएगी, मोटी। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है, और ये हमारी जो सेल है वो डेनियल सेल कहलाती है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी डेनियल सेल। अब हम दूसरा सेल समझेंगे। दूसरा सेल है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको समझेंगे हम। चलिए देखें क्या होता है। 1 मोलर सांद्रता का विलयन लेना होता है हमें इसके, 1 मोलर सांद्रता का। चलिए डायग्राम बनाए सबसे पहले। एक प्लेटिनम की पतली पत्ती चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। टाइम पर कभी अपचायक की भांति कार्य करेगा और कभी ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। ओके, तो देखिए आप, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक प्लेटिनम का तार लेते हैं। इसमें प्लेटिनम की एक पतली पत्ती होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई है। इसकी परत चढ़ी हुई है प्लेटिनम ब्लैक की। अब इसे हमने एक कांच की केश नलिका से, ठीक है, कांच की केश नलिका से ज्वाइन करा देना है। ये ढक दिया है ना, ये जो पतला तार है ये आपको दिख रहा है, इसे मैंने एक कांच की केश नलिका ली, उससे चारों तरफ से इसको ढक दिया। ओके, अब यहाँ पर हम इतना कर लेंगे, और ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ये 1 मोलर सांद्रता का, मोलर सांद्रता, ठीक है, का विलयन।
1 मोलर सांद्रता का विलयन प्लेटिनम की पत्ती है। एक वायुमंडलीय दाब पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी यहाँ अंदर। ओके, तो ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। चलिए अब अपन देखें क्या लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग ये हो जाएगी, प्लेटिनम ब्लैक की पतली परत पर चढ़ी हुई एक पतली पट्टी लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर हमने लगा देना है और फिर इसको चारों ओर से कांच की केश नली के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम 1 मोलर सांद्रता का हाइड्रोजन विलयन यहाँ पर लेंगे हम। ओके, ले लिया हमने। और यहाँ केश नली में आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है, इस भाग से हम 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ से हम 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से जा रही है, यहाँ से अंदर आएगी। अब अंदर आके यहाँ पर कुछ भाग जो होगा हाइड्रोजन गैस का, वो इस प्लेटिनम की पत्ती के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अवशोषित कर दिया जाएगा। शेष भाग कहाँ जाएगा, विलयन में। विलयन जो है हाइड्रोजन का वो H3O+ के रूप में है और हाइड्रोजन गैस H2 है। हाइड्रोजन गैस को हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शीघ्र ही जो H3O+ जो विलयन के अंदर है और हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर आ रही है, उनके मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार कभी ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की भांति, और कभी ये कार्य करेगा एनोड की भांति। फॉर एग्जाम्पल के लिए H2 जो है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मैंने आपको पिछली बार बताया, अभी पिछला जो सेल समझा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी तो वो किसकी भांति कार्य करेगा, एनोड की भांति। ओके, अब अगर अपोजिट हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लेंगे और क्या बना देंगे, H2। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं चयन अभिक्रिया। ठीक है, और ये होती है कहाँ पर, कैथोड में। तो परिस्थिति के अनुसार कभी एनोड बन जाएगा, कभी कैथोड बन जाएगा। ठीक है, अतः इसमें जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वही वापस से उससे जुड़ के वापस हाइड्रोजन बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा कैसा रहता है, 0। तो आपको आ गया होगा ये समझ में, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का जो है वो और हम समझ लें, कोलराश का नियम। कोलराश, कोलराश का नियम, कोलराश के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है किसने दिया है ये नियम, कोलराश ने। वैज्ञानिक कोलराश ने एक नियम प्रस्तुत किया। इसके लिए आप ये याद रखिएगा, जब प्रबल विद्युत अपघट्य लेना होगा हमें, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। अनंत तनुता होनी चाहिए। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो पूरी तरह से आयनित हो जाए, और तनुता हम कैसी लेंगे, अनंत। ठीक है, तो पूरी तरह से आयनित हो जाए और उनके मध्य आकर्षण बल ना रहे, तो धन आयन। आणविक चालकता ज्ञात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आणविक चालकता धनायन की अनंत अनुता पर आणविक चालकता और ऋणायन पर अनंत अनुता पर आणविक चालकता के बराबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, अब मैं बता रही हूँ आपको, इस नियम को वैज्ञानिक कोलराश ने दिया था। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाए, प्रबल विद्युत अपघट्य, तो प्रबल विद्युत अपघट्य फॉर एग्जांपल के लिए जैसे NaCl लिया तो वो काय में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य जब पूरी तरह से क्या हो जाए, आयनित हो जाए और उनके मध्य आकर्षण बल क्या हो जाए, नगण्य, आकर्षण बल नगण्य हो जाए, यानी वो आयन में टूट रहा है, वो जुड़ नहीं रहा है,
तो उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य हो जाए तो अनंत अनुता पर धनायन की आणविक चालकता और अनंत अनुता पर ऋणायन की आणविक चालकता का जो योग होता है वो क्या होता है, ये आणविक चालक अनंत अनुता पर आणविक चालकता के योग के बराबर होता है। देखिए आप क्या बोला मैंने, अनंत अनुता पर जब प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाए और उनके मध्य आकर्षण बल क्या हो, नगण्य हो, तो आणविक चालकता का जो मान होता है अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होता है ना। आणविक चालकता का जो मान है ये तो आणविक चालकता है, ये क्या है, धनायन की अनंत अनुता पर चालकता और ये क्या है, ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता के योग के बराबर होता है। आ गया समझ में? तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर आणविक चालकता। ठीक है, और ये है अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। और लास्ट ये है आपकी अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। ये चीज अगर आपने ध्यान रख ली तो आप डेफिनेशन बोल दोगे। ठीक है, क्या किससे स्टार्टिंग करेंगे, पहले तो आप बोलेंगे कोलराश का नियम। यह नियम किसने दिया, वैज्ञानिक कोलराश ने लिया। इस नियम के अनुसार अनंत अनुता पर जब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या हो जाए, पूरी तरह से आयनित हो जाए और उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य हो, यानी उनके वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, तब अनंत अनुता पर आणविक चालकता का मान अनंत अनुता पर धनायन और अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। ये क्या, कौन सा नियम कहलाता है, कोलराश का नियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए MgCl2, जब हम इसे तोड़ेंगे तो Mg काय में टूटेगा, 2+ में और 2Cl- में। ठीक है, तो यहाँ पर जो X है यानी धनायन, अनंत अनुता पर जो धनायन की संख्या है वो कितनी है अपनी 2, और ऋणायन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ आयनों का स्वतंत्र रूप से अभिगमन होता है। आयन अपने हिसाब से स्वतंत्र अभिगमन करते हैं, तो इसे हम स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहलाता है ये, कोलराश के नियम की जगह अगर स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी आए तो आपको यही चीज लिखनी है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, शर्तें भी पता होना चाहिए। तो शर्तों के लिए सबसे पहली शर्त तो है ये कैसा होना चाहिए, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा, इसकी तनुता कैसी होनी चाहिए, अनंत। और तीसरा, इनके मध्य आकर्षण बल कैसा होना चाहिए, नगण्य। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, शर्तें। देखिए डेफिनेशन से ही उसकी शर्तें हमें याद हो जाएंगी। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, क्या समझाया था, अनंत अनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनित हो जाए और उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य हो तो आणविक चालकता का मान धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपनी शर्तें आती हैं। तो शर्तों में आपको एक तो याद रखना है प्रबल विद्युत अपघट्य हो, दूसरा तनुता अनंत हो और आकर्षण बल क्या हो, नगण्य हो। ठीक है, अब हम लास्ट जो इसका पॉइंट है वो आते हैं अनुप्रयोग पे। ओके, 2 अनुप्रयोग समझेंगे अब हम इसमें, तो आप ध्यान से देखें इसे। अनुप्रयोग भी बहुत सिंपल है। चलिए देखिए अनुप्रयोग। सबसे पहले तो हमने अभी ये देखा था कि इसके लिए हमें प्रबल विद्युत अपघट्य चाहिए, लिखा था प्रबल विद्युत अपघट्य। लेकिन पहला अनुप्रयोग यही है कि हम इसकी सहायता से, कोलराश के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसकी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे हम, ओके। अब क्या होता है इसके लिए, क्योंकि कोलराश का नियम है तो वो सिर्फ प्रबल विद्युत अपघट्य पर ही फॉलो होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात करनी है, लेकिन करेंगे हम किसके द्वारा? प्रबल विद्युत अपघट्य के द्वारा। ठीक है, तो हम देखें, सबसे पहले हम ये तो एसिटिक हमने लिया CH3COOH, जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसकी आणविक चालकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम प्रबल विद्युत अपघट्य कौन सा लेंगे? CH3COONA। दूसरा हम लेंगे HCl। ठीक है, और तीसरा हम लेंगे NaCl। ये तीनों ही जो मैंने इक्वल के इधर लिखे हैं, ये तीनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, यानी शीघ्रता से धनायन और ऋणायन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ओके, तो मुझे ये दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए मैंने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए, 2 को मैं जोड़ूंगी और तीसरे को मैं क्या करूंगी? घटाऊंगी। ठीक है, NaCl को हमें घटाना है और इन दोनों को जोड़ना है। प्रबल विद्युत अपघट्य तो वो धनायन और ऋणायन में टूटेंगे। तो हम देखें, लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO काय में टूटेगा? माइनस में, और यहाँ पर ये और ये Na प्लस, तो दूसरा क्या हो जाएगा? लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस में, तो इन दोनों से मिलकर बना। ठीक है, लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO माइनस में टूट गया और लैम्डा m इंफिनिटी Na काय में टूट गया? प्लस में टूट गया। ऐसे ही हमें सबको तोड़ लेना है। H प्लस में टूट जाएगा, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl काय में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा। सेम ऐसा ही हमें यहाँ करना है। लैम्डा m इंफिनिटी Na काय में टूटेगा? प्लस में, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl काय में टूटेगा? माइनस में। आगे आपको समझ में, बस धनायन और ऋणायन हमने तोड़ दिया और लैम्डा m इंफिनिटी का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी हो गया। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी। लैम्डा m इंफिनिटी H प्लस में टूट गया और लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस में टूट गया। ऐसे ही लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस में टूट गया, लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस में। अब कुछ नहीं, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो अब आप देखें, बहुत सिंपल है। लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस, प्लस सिंबल है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। लैम्डा m इंफिनिटी H प्लस, प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, फिर माइनस है तो अंदर के सिंबल उलट जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का। तो यहाँ तो सभी प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस और लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें हम काटेंगे। जैसे ये देखें और ये देखें, देखने में सिंबल एक, मतलब सब एक जैसा है, बस यहाँ सिंबल का अंतर, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल होता है। ऐसे ये और ये देखने में एक जैसे है लेकिन प्लस के हैं और माइनस के, तो कैंसिल हो गए। लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी H प्लस। ठीक है, CH3COO और H जब आपस में जुड़ जाएगा तो वापस से वही चीज़ आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम आणविक चालकता निकाल लेते हैं। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और यहाँ भी देखें तो CH3COO और H जुड़ के CH3COOH हो जाएगा। तो इस तरह से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हुए कोलराश के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है, दूसरा अनुप्रयोग है, ये आपको क्लियर हो गया। ओके, तो अब हमारा दूसरा है अनुप्रयोग, इसमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। हम इसके माध्यम से वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखें कैसे करते हैं हम वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ओके, तो ये वियोजन की जो मात्रा होती है उसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी सांद्रता पर तनुता, इस ये है किसी भी सांद्रता, C मीन्स कंसंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर तनुता और अनंत तनुता पर
आणविक चालकता जो या तुल्यांकी चालकता कोई भी ले सकते हैं हम। यहाँ m ले लूँगी तो आणविक चालकता और E2 ले लूँगी तो तुल्यांकी चालकता। तो अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता और ऊपर क्या आएगा, किसी भी सांद्रता पर उसकी चालकता का जो अनुपात होता है वो उसकी क्या कहलाती है, वियोजन की मात्रा। ठीक है, और हम कोलराश के नियम से ये देख चुके हैं, ये किसके बराबर होती है, धनायन, अनंत अणुता पर धनायन और ऋणायन की चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये समीकरण एक में हमें मान रखना है, वियोजन की मात्रा निकालनी है, इसलिए हमने क्या किया, उस आणविक चालकता को वियोजित कर दिया धनायन और ऋणायन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl लिया तो Na इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण एक में हमें मान रखना है, रखने पर सांद्रता की चालकता में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसे हमें वैसा का वैसा ही लिखना है। और यहाँ पर इसकी जगह पे हम ये चीज़ लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी चालकता ज्ञात होगी, वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं कोलराश के नियम की सहायता से। ठीक है, तो आज के मैंने आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब अगले टॉपिक समझाऊंगी।